So let's begin. Wait. तो हम लोगों ने सेकंड थर्ड पीडीएफ देख लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड देख लिया, और हम लोग फोर्थ पीडीएफ में थे, है ना, फोर्थ मॉड्यूल में थे इस एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट के। हम लोगों ने अभी तक देखा क्या क्या है? आवाज आ रही है ना मेरी सबको? हम्म। ओके। तो हम लोगों ने अभी तक देखा क्या है एक्चुअली? हाँ भैया। ओके ओके। So what we saw is, in this module we are trying to go formally into quantum chemistry, formally quantum chemistry को जानने की कोशिश कर। अभी तक आपने इनफॉर्मली सब कुछ पता है आपको, साई का क्या सिग्निफिकेंस, साई स्क्वायर का क्या सिग्निफिकेंस है, हाइड्रोजन एटम का सॉल्यूशन आपने किया है। सो ऑल दीज वर क्वांटम मैकेनिक्स ओनली, बट यू डिडंट डू इट, व्हाट डू यू से, फॉर्मली। हमने वहाँ पॉस्टुलेट्स वगैरह स्पेसिफाई नहीं किए। सो नाउ वी विल डू दिस थिंग्स। सो हम लोगों ने क्या देखा कि कौन कौन से डेवलपमेंट्स ने क्वांटम मैकेनिक्स को प्रोवोक किया। ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन विच आई एक्सप्लेन वेरी वेल। बेसिकली यहाँ पे तीन लॉ आते हैं इसके ऑब्जर्वेशन से, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एंड स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। एंड देन इसके एक्सप्लेनेशन पे फिर विन्स लॉ आता है, रेले जीन्स लॉ आता है, एंड देन प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आता है। And the Planck's distribution law is the one which can reconstruct the whole plot theoretically. ये एक एक्सपेरिमेंटल प्लॉट है, और इसको इसको इस प्लॉट को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए आपके पास एक ऐसी थियोरेटिकल फार्मूला होना चाहिए, कैसा थियोरेटिकल फार्मूला होना चाहिए जो कॉन्सेप्चुअली सही हो। तो रेले जीन्स का और विन्स का कॉन्सेप्चुअली सही नहीं था सारे रीजन में, बट प्लैंक्स का फार्मूला सारे रीजन में कॉन्सेप्चुअली सही था। सो दैट्स व्हाई वी कैन लाइक कंस्ट्रक्ट दिस प्लॉट यूजिंग दिस फॉर्मूला। अगेन इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको ये फॉर्म अगर याद रहेगा, सो इट विल ऑलवेज बी लाइक बेटर फॉर यू टू recall in examinations. Then we saw photoelectric effect. So what was the basis? हाँ, एक चीज यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा इस ग्राफ के बारे में, थोड़ा मैं वहां पे जल्दी जल्दी में बोल दिया। तो यू सी, अगर आपके पास मान लो कि ये, सपोज करो ये ऑरिजिन से पास कर रहा है। सपोज करो ऑरिजिन से पास कर रहा है, तो इक्वेशन का कर्व कैसा होगा? y इज इक्वल टू ए एक्स के फॉर्म का होगा। ठीक है। और अगर a इज इक्वल टू वन है, तो ये वन वन वाले पॉइंट से पास करेगा। सो यू नो, ये एक कर्व आपको पता है, y इज इक्वल टू ए एक्स टाइप का, ऑरिजिन से पास कर रहे हैं। नाउ व्हाट डू यू डू? अब आप क्या करो, मान लो कि a इक्वल टू कुछ, मान लो आपको x से इसको शिफ्ट करना है, और आपने इसको x माइनस एक्स वन से इसको शिफ्ट कर दिया, मतलब तो ये ग्राफ का क्या होगा? दिस ग्राफ, अगर आपने x में माइनस एक्स वन किया है, तो ये ग्राफ प्लस एक्स वन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस इज प्लस एक्स वन, तो ये ग्राफ इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ऑल राइट। अगर आप a को फिर चेंज करोगे तो ये ग्राफ का स्लोप चेंज होगा। तो अगर मान लो a इक्वल टू वन है, ठीक है, तो स्लोप इसका क्या होगा? 45 डिग्री होगा। अगर a इक्वल टू टू है, तो ग्राफ थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, इसका स्लोप चेंज हो जाएगा। ओके। तो उसी फॉर्म का ये एक्सप्रेशन है, y इज इक्वल टू एच, के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, और देखो ऐसा ही प्लॉट आ रहा है। तो वो कहाँ से पास कर रहा है? एक्स एक्सिस से एक्स नॉट से पास कर रहा है बेसिकली। और हियर व्हाट इज इट? इट इज एक्स न्यू नॉट। तो दिस वाज एक्सपेरिमेंटल प्लॉट। ठीक है। और इस पे क्वेश्चंस आते हैं, देयर आर मोर प्लॉट्स हियर, बट यू डोंट नीड टू रिमेम्बर ऑल दिस थिंग्स। वो फिजिक्स के एग्जाम में आता है, केमिस्ट्री वाले में हार्डली दे आस्क। ठीक है। बट हाँ, ये वाला ध्यान रखना, एंड ट्राई टू रिमेम्बर ऑल दीज पॉइंट्स। इवन कोई नए क्वेश्चन आते हैं तो इन पॉइंट्स से आप उनका आंसर कर सकते हो। सो दैट्स नॉट अ बिग थिंग। एंड देन लास्ट में मैंने क्या बताया कि इंटेंसिटी का मीनिंग क्या है। सो व्हाट डज इंटेंसिटी मीन? इंटेंसिटी मीन्स इन टर्म्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, इट मीन्स number of photons or quanta
that is incident on a unit area, okay, per unit time, for example per unit second जैसे. So this is the meaning of intensity. In classical sense, intensity means the amplitude squared, okay. So now you have another phenomena which is called heat capacity of solids. अब इसके बारे में क्या है ना कि ये मैंने भी बहुत पढ़ा था, बट मेरे को कभी बीएससी में टॉपिक समझ नहीं आया, ठीक है. ना किसी टीचर ने क्लास में डिस्कस किया, और ना किसी स्टूडेंट ने अच्छे से पढ़ा था, और मेरे को भी अच्छे से उतना क्लियर नहीं होता था ये टॉपिक. बट यहाँ पे चूंकि एमएससी में मैंने यहाँ पे ये टॉपिक पढ़ा है, सो आई नो दिस टॉपिक इन डिटेल नाउ. ज्वाइन कर पा रहे हैं ना सब? ओके. तो इस टॉपिक में है क्या, देखो. हीट कैपेसिटी आप सबको पता है क्या होता है, सीपी सीवी सब जानते हो ना. हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये सब आपको पता है, ठीक है. तो देखो, अगर आपके पास मोनोएटॉमिक सॉलिड हो, ऐसा सॉलिड जो एक ही टाइप के एटम से बना है, ठीक है. तो अगर आपके पास मोनोएटॉमिक सॉलिड, जैसे कि कोई मेटल का ले लो आप, ठीक है, नो प्रॉब्लम. तो अगर आपके पास जैसे हाइड्रोजन का कोई सॉलिडिफाइड फॉर्म है, या फिर किसी ऐसा कोई वैसा फॉर्म है, सो इफ यू टेक अ मोनोटॉमिक सॉलिड, देन अगर उसका हीट कैपेसिटी आप मेजर करो, तो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है. दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, ओके. हीट कैपेसिटी सबको पता है ना, पहले ये बताओ. सीपी सीबी सब पढ़ते हो ना आप सब? हाँ। ओके. तो क्लासिकली अगर देखा जाए ना, तो हम सॉलिड्स को मानते हैं ऑसिलेटर्स का अरेंजमेंट बेसिकली, ठीक है. तो क्लासिकली अगर देखा जाए, तो जो एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर होती है वो 3 kV होती है, ओके. एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर क्या होती है? 3 kV. लेट मी ज्वाइन द मीटिंग फ्रॉम माई मोबाइल डिवाइस ऑल्सो. ऑलराइट. तो ये 3 kV एक ऑसिलेटर की एनर्जी होती है. और सॉलिड को हम क्या मानते हैं? सॉलिड को हम ऑसिलेटर्स का अरेंजमेंट मानते हैं 3 डायमेंशन में, ठीक है. अगर मान लो कि ये ए है तो ये ऑसिलेटर एक है. बेसिकली अगर आप ऐसे देखो ना, जैसे मैं आपको मान लो ऐसे यूनिट सेल बना के दिखाता हूँ. भैया केवीटी जो यूज किए हैं वो क्या वन मॉलिक्यूल हाँ, के लिए एक यूज किए हैं ना? ऑसिलेटर की एनर्जी है, बता रहा हूँ. मतलब वो एक मॉलिक्यूल के लिए केटी होता है, और वो जो होता है आपका वन मोल के लिए आपका 3n होता है, जो यहाँ 3r लिखे हैं आप ना? बता रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ. ठीक है So भैया, you ठीक है. have the first particle here, you have the second particle here, you have the third particle, fourth particle. So what do we consider? We consider that this is a oscillator. This is also a oscillator. This is also a oscillator, and this is also a oscillator. Similarly, this is also an oscillator. 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 So this was the kind of model that everyone used. ठीक है. तो सॉलिड्स बेसिकली अरेंजमेंट होते हैं एटम्स के, ठीक है. एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है जो कि पीरियोडिक होता है और एक पैटर्न में होता है. तो एक ऑसिलेटर की एनर्जी केवीटी होती है. और चूंकि वो 3 डायमेंशन में, अगर आप एक एटम के लिए देखो, सो इट कैन फॉर्म लाइक 3 डायमेंशन में अगर आप इसको देखोगे, तो
अगर एवरेज एनर्जी निकालोगे किसी ऑसिलेटर का तो 3 केवीटी होता है, ठीक है। अगर आपके पास 1 मोल ऑफ एटम सॉलिड फॉर्म कर रहे हैं, सो आप उसको 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दो इस एनर्जी को, तो पर एटम इतनी एनर्जी होती है, या पर ऑसिलेटर इतनी एनर्जी है। अगर आपका 1 मोल ऑफ ऑसिलेटर है तो आपका कितनी एनर्जी हो जाएगी, 3 × R × T। Na × Kv क्या होता है, R होता है, गैस कांस्टेंट। ऑल राइट, सो नाउ यू हैव द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ ऑसिलेटर्स। और Cv क्या होता है, Cv क्या होता है, बेसिकली कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल यू अपॉन डेल टी ही तो होता है ना। सो अब इन ऑसिलेटर्स की एनर्जी को आप जो है ना, इसका डेल यू अपॉन डेल टी या डेल यू अपॉन डेल टी निकालो कांस्टेंट वी पे, सो व्हाट यू गेट 3R। दिस वाज गिवन बाय डुलोंग एंड पेटिट। तो 3R तो एक कांस्टेंट टर्म है, 3 कांस्टेंट, R कांस्टेंट, और R का कोई टेम्परेचर डिपेंडेंस तो है नहीं, यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हो इसको आप। सो व्हाट यू ऑब्जर्व हियर इज दैट कि हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड जो है एक कांस्टेंट होना चाहिए, जिसमें टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं होगा। कोई टेम्परेचर का वेरिएशन करोगे हीट कैपेसिटी कांस्टेंट ही रहेगी। बट द प्रॉब्लम वाज कि Cv और द हीट कैपेसिटी ऑफ मोनोटॉमिक सॉलिड्स वर वेरिंग विथ टेम्परेचर, नॉट ऑल टेम्परेचर। अगर आप किसी के लिए भी अगर ये चीज करोगे तो सभी सॉलिड के लिए 3R ही वैल्यू आएगी। बट हम अगर डिफरेंट सॉलिड्स का करते हैं तो हमारे वैल्यू चेंज करती है। सो हियर इज आर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, डू यू सी द प्लॉट? ये प्लॉट दिख रहा है आप सबको? हाँ। सो दिस इज अ प्लॉट ऑफ Cv वर्सेस टेम्परेचर। टेम्परेचर वेरी किया 0 केल्विन से लेके 50 केल्विन, 100 केल्विन, 150 केल्विन, 200 केल्विन, 250 केल्विन, ऐसे करके, ठीक है। सो वी आर वेरिंग द टेम्परेचर and this is a value of Cv in R units. So this is 0R, so and this is 1R, this is 2R, and this is 3R, like that. तो देखो कि Cv की वैल्यू अलग अलग सॉलिड के लिए चेंज कर रही है, कार्बन के लिए अलग है, सिलिकॉन के लिए अलग है, कॉपर के लिए अलग है, एंड लेड के लिए अलग है। दिस इज द वैल्यू ऑफ 3R। ये देखो 3R वाली लाइन है ना, ये ब्लू लाइन 3R वाली लाइन है। और हमें मिलना क्या चाहिए था, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए था, ये ग्राफ मिलना चाहिए था थ्योरेटिकली, ठीक है। लेकिन हमें मिलता क्या है, हमें ऐसे कर्व्ड प्लॉट्स मिलते हैं, और वो भी डिफरेंट सॉलिड्स के लिए डिफरेंट मिलता है। कार्बन के लिए अलग, सिलिकॉन के लिए अलग, कॉपर के लिए अलग, लेड के लिए अलग, एंड दे आर अप्रोचिंग द वैल्यू ऑफ 3R एट सम टेम्परेचर। ऑल राइट, they are approaching the value of 3R at some temperature. So lead has approached this temperature here, 3R value here at this temperature around 100 Kelvin, 150 के अराउंड इसने ये वैल्यू अचीव कर ली। बट फॉर डायमंड इट विल रिक्वायर मोर टेम्परेचर टू अचीव द वैल्यू ऑफ 3R, राइट। कितना दूर जाएंगे तब जाके 3R को अचीव करेगा। वैसे ही कॉपर को देख लो, कॉपर ने 250 केल्विन तक भी ये वैल्यू अचीव नहीं करी है 3R की, and it required some more amount of temperature, some more rise in temperature, rise in temperature to achieve the value of 3R. So this was the experimental plot, and we need to explain this plot in terms of the theory. So जो existing theory थी oscillators की energy वाली, वो यहाँ पे काम नहीं आ रही थी। Then again और कुछ ऑब्जर्वेशन देखो है, ये है कि 3R इज द ऑब्टेन्ड वैल्यू एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे ही हम 3R की वैल्यू ऑब्टेन करते हैं। अनदर ऑब्जर्वेशन इज दैट देयर इज अ वेरिएशन इन Cv वर्सेस T, ये आपने देख ही लिया। एंड वन अदर थिंग इज दैट Cv नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ T, बेसिकली T को डिक्रीज करोगे तो Cv क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो दिस वाज द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, एंड इसको एक्सप्लेन किया आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने क्या एक्सप्लेन किया इसको, उन्होंने सिंपल प्लैंक्स की आइडिया को यूज किया क्वांटाइजेशन के, और उन्होंने क्या किया, इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन किया बाय सजेस्टिंग अ आइंस्टाइन मॉडल ऑफ मोनोटॉमिक सॉलिड। एक हम लोग पढ़ते हैं इस टॉपिक को। सो उन्होंने बेसिकली क्या माना कि ऑसिलेटर की जो एनर्जी होगी वो इंटीग्रल मल्टीपल होगी सम मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी के, है ना। और इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने, इस कंसिडरेशन से उन्होंने इसको पूरे को एक्सप्लेन किया। So what he did was
he derived the energy of oscillator, energy of the solid for 1 mole. 1 mole एटम से अगर सॉलिड बन रहा है उसकी एनर्जी उन्होंने डिराइव करी, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन Na into 3 h nu naught upon exponential h nu naught upon kt minus t. So this h nu naught is known as this h nu naught upon kt is known as Einstein temperature. कैसे लिखते हैं इसको? आइंस्टाइन टेम्परेचर कहते हैं इसको. तो व्हाट ही डिड वाज, उसने प्लैंक के आइडिया को यूज करके एक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया, एंड देन ही फ्रॉम देयर ही डिराइव्ड द वैल्यू ऑफ Cv जस्ट इन द सेम मैनर लाइक वी डिराइव्ड. बट वहां एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? 3 इंटू Na इंटू केवी इंटू टी. बट यहाँ वेरिएशन क्या हो गया? बिल्कुल चेंज कर गया. तो एडवांस थ्योरी मीन्स एडवांस फॉर्मूला, बस प्रोसेस सेम है. So then you can get expression of Cv from here also. So Cv will be 3 Na, इसको डिफरेंशिएट कर लो del E upon del T को at constant V पे. Now when लोअर टेम्परेचर अगर हो, टेम्परेचर काफी कम हो, तो क्या होगा? टेम्परेचर अगर काफी कम हो तो एच न्यू नॉट जो होगा KT से काफी बड़ा होगा. ओके, एंड जो एक्सपोनेंशियल टर्म होगा ये वाला 1 से काफी बड़ा हो जाएगा, और ये 1 से काफी बड़ा हो जाएगा, तो Cv का फॉर्मूला क्या बच जाएगा आपके पास? 3Na के एच न्यू नॉट अपॉन के टी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एच न्यू नॉट अपॉन के टी. ये स्क्वायर रहेगा, सो आप इसे माइनस करो तो -1 यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा. ठीक है, इस 1 को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो यहाँ से. ठीक है, सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर Cv एट लोअर टेम्परेचर. सो अब देखो एक्सपोनेंशियल टर्म जो है तुम्हारा ये है, टी के साथ वेरिएशन हो रहा है ना Cv का, तो कैसे हो रहा है? एक टर्म यहाँ पे है टी वाला और एक टर्म यहाँ है टी वाला. सो यू हैव वन एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड वन फंक्शन इज दिस. तो दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है Cv का वैल्यू. तो एक्सपोनेंशियल टर्म जो है फास्टर डिक्रीज करता है या फास्टर इंक्रीज करता है. ठीक है, सो एच न्यू नॉट अपॉन के टी स्क्वायर जो है ये इंक्रीज कर रहा है इसको, और एक्सपोनेंशियल टर्म इसको डिक्रीज कर रहा है, और एक्सपोनेंशियल टर्म हमेशा डोमिनेट करता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में मैथमेटिकली. सो Cv will decrease with decrease in t. Okay, so this is the one explanation. क्वालिटेटिवली अगर सोच सकते हो आप ऐसे कि अगर Cv को अगर आप डिक्रीज कर रहे हो तो एनर्जी जो एब्जॉर्ब करेगा ऑसिलेटर कम टेम्परेचर पे वो कम होगा. सो बेसिकली योर अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो Cv भी डिक्रीज करेगा. व्हाट इज हीट कैपेसिटी? होता क्या है कि कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है यूनिट राइज इन टेम्परेचर, यूनिट डिक्रीज इन टेम्परेचर. ओके, सो दिस इज Cv. सो अगर आपके पास टेम्परेचर काफी कम है तो ऐसा एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी का जो होगा काफी कम होगा. सो Cv विल बी लेस, वेरी लेस. एंड नाउ व्हाट इज दिस न्यू नॉट? न्यू नॉट जो है ना, यहाँ पे एक टर्म आया है न्यू नॉट, अलग अलग सॉलिड के लिए अलग अलग होगा. सो न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट kf/m. kf इज द बॉन्ड कांस्टेंट. ठीक है, तो अगर आप लेड का वैल्यू लेड ले लो तो लेड के लिए न्यू नॉट अलग होगा. तो देखो पहले के फॉर्मूले में सॉलिड से तो मतलब ही नहीं था Cv की वैल्यू को. इट वाज सेम 3R फॉर एवरीवन at every temperature. But now from the formula you can see that since this nu naught is dependent on kf and m, and kf will be different for different bonds, so you see that Cv will be dependent on the type of solid also, कि किसका सॉलिड ले रहे हैं. ठीक है, तो kf जो होता है बॉन्ड कांस्टेंट होता है, और मास होता है m. बेसिकली यहाँ पे रेड्यूस मास आप लगा सकते हो. सो दिस m को अगर आप इंक्रीज करोगे तो न्यू नॉट क्या होगा? डिक्रीज करेगा. तो m को अगर आप इंक्रीज करोगे तो न्यू नॉट डिक्रीज करेगा, और न्यू नॉट डिक्रीज करेगा तो आपका जो हायर टेम्परेचर का देखो वेरिएशन देखो दिखाता हूँ. सो दिस इज द Cv. हायर टेम्परेचर पे क्या होगा? हम इसको पहले एक्सपेंड करते हैं, एक्सपोनेंशियल टर्म को एक्सपेंड करते हैं और नीचे वाले टर्म को भी एक्सपेंड करते हैं. ओके, सो दिस इज व्हाट रिमेन्स. देखो हमने क्या किया, इसको भी एक्सपेंड किया, तो ये एक्सपेंशन है यहाँ पे इसका. एक्सपेंशन फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हो ना, सब कर सकते हो. इसको एक्सपेंड करोगे तो ये मिलेगा.
तो यहाँ पे जो 1 प्लस आया था और यहाँ पे जो -1 है ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बच गया आपके पास सिर्फ ये वाला एक्सप्रेशन बच गया। एंड दिस टर्म, अब इसको क्या करो आप, ये जो बाहर में जो टर्म पड़ा हुआ है एच न्यू नॉट बाई के टी का स्क्वायर, इसको आप जो है ना ब्रैकेट के अंदर डाल दो। सो यहाँ पे ये टर्म क्या हो जाएगा, आ, ये स्क्वायर्ड हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा, और ये स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, एंड देन द रेस्ट ऑफ द टर्म। सो दिस इज व्हाट यू गेट, दिस एक्सप्रेशन। ऑलराइट, नाउ व्हेन टेम्परेचर इज क्वाइट हाई देन केटी की वैल्यू एच न्यू नॉट से काफी ज्यादा होगी। सो अगर हायर ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दें तो सी वी इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 Na के। ये सारे टर्म्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम, इनको भी, इनको भी, इनको भी, इनको भी। सो 3V इक्वल 3Na इंटू के, विच इज 3R। ऑल राइट, सो एट सफिशिएंटली हायर टेम्परेचर सी वी की वैल्यू 3R होगी। तो जो 3R की वैल्यू आ रही है वो एक स्पेशल केस है, एंड पहले क्या था, वो जनरल केस की तरह हम देख के चल रहे थे। मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग नेचर की थोड़ी कम थी पहले, जनरल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, हम एक फिनोमिना को देख के कह रहे थे कि यही सत्य है। बट बाद में जब हमें पता चला कि नो, देर आर डीपर ट्रूथ बिहाइंड द ऑब्जर्वेशंस। सो जैसे जैसे सच की खोज करते जाते हैं लोग, वैसे वैसे उनको उनके स्टडी में जनरलिटी आ जाती है। सो दिस वाज द वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वांटेड टू टीच यू। सो हियर यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखो। ये कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट इज कि आइंस्टाइन का मोनोटोमिक सॉलिड का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, और वो इस मॉडल के थ्रू बता रहे हैं कि कैसे सीवी की वैल्यू चेंज कर सकती है। सो वी हैव नॉट डिराइव्ड द मोलर एनर्जी ऑफ सॉलिड। ये डेरिवेशन भी आप कर सकते हो, बट द डेरिवेशन इज अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स which we are not studying. So that's why I have left the derivation, and I have just given you the idea that how it is done. And one more thing, this was also the contribution of Planck only, and Einstein just used the Planck's ideas and explained in very different manner. So this is the case here. Yeah, so everything is clear. किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे फिर। एनीवन, कोई डाउट है इस मॉडल में, बिकॉज दिस इज अ वेरी न्यू थिंग, आप जल्दी इसको पढ़ते नहीं हो, और कोई पढ़ाएगा भी तो आपको इतने अच्छे से नहीं समझाएगा। दिस इज द नॉलेज ऑफ आईआईटी दैट आई हैव गेन्ड, एंड दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग। एनीवन? कोई क्वेश्चन है आप लोग का इस टॉपिक पे, और वी शुड मूव फॉरवर्ड? नहीं, कंटिन्यू। सो यू अंडरस्टैंड कि कैसे सीवी वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस में। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो होता है क्वांटम मैकेनिक्स के टुवर्ड्स, जो हमें ले जाता है, वो है बोर्ड्स मॉडल। एंड यू ऑलरेडी हैव सीन दिस मॉडल इन माय फर्स्ट पीडीएफ, फर्स्ट मॉड्यूल। एंड देन यू हैव वे पार्टिकल डुअलिटी, इसको भी आपने पहले ही देख रखा है। देन यू हैव हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, तो मोस्टली हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पोजीशन एंड मोमेंटम के बारे में पढ़ते हैं, बट देर आर मोर टू दिस प्रिंसिपल। एनर्जी एंड लाइफ टाइम नाम का भी एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। एनर्जी एंड लाइफ टाइम में भी एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होती है। अगर किसी शॉर्ट लिव्ड स्पेसिस की एनर्जी चेंज हो रही डेल्टा ई से, एंड उसका लाइफ टाइम डेल्टा टी है, तो इन दोनों की जो अनसर्टेनिटी होती है साइमल्टेनियसली मेजर करने की, वो h/4 ज्यादा होती है। सिमिलरली, आप किसी क्वांटम पार्टिकल का दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्पिन्स को साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। सो दिस इज ऑल्सो एन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एंड अनदर थिंग इज कि आप किसी भी पार्टिकल का एंगुलर पोजीशन और एंगुलर मोमेंटम साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। दिस इज ऑल्सो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। So uncertainty principle has different forms, and what we study in chemistry is more or less position and momentum only. All right. So just keep in mind, ये ज़्यादा important नहीं है आपके लिए, बस दिमाग में रखो बस। Now you have the formal introduction to quantum mechanics by the postulates. So postulates अब हम पढ़ते हैं। तो पहला postulate क्या कहता है कि for every state of time independent physical system, a function psi of coordinates can be written. कोई भी फिजिकल सिस्टम का हम टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म अगर लें, हम मान लें कि टाइम के साथ वो वेरी नहीं कर रहा है, तो उसके हर स्टेट को हम एक फंक्शन साई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और साई क्या होगा, साई कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन होगा, मतलब एक्स वाई जेड का फंक्शन। और इस फंक्शन के नॉलेज से
हम सिस्टम के स्टेट को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट. अगेन आई एम टेलिंग, पोस्टुलेट्स आर समथिंग दैट यू मस्ट बिलीव इन. पोस्टुलेट्स बिलीव करने वाली चीज है, एंड इस पे लॉजिकली आप सोच सकते हो कि ये क्यों है, ये क्या है, ऐसे क्या है, बट you will get a hang of these postulates when you see the systems in detail. Okay, the next postulate is मतलब एक जैसे आप religion join कर, you like you when you follow a religion, then you believe in something that religion postulates you. Okay, so you believe in the concept of God and you believe in the concept of worship. uh, the forms are different across different religions, the beliefs are different, there are rituals, there are traditions, so you believe in them whenever you follow a religion. So it's just like that. Quantum mechanics आप पढ़ रहे हो तो postulates पे आप believe करो. ऐसा नहीं है कि इसके कोई लॉजिकल साइड नहीं है, इसका कोई लॉजिकल साइड नहीं है, बट अगेन दिस इज द बिगिनिंग. सो जस्ट बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स. पहला ये हो गया. सेकंड हो गया कि साई जो होगा, ये जो वेव फंक्शन जो आप डिनोट कर रहे हो सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए, स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए, दिस मस्ट बी सिंगल वैल्यूड. क्योंकि सिस्टम के पास एक ही पॉसिबल स्टेट होगी, कंटिन्यूअस होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए पूरे स्पेस में, एंड इट शुड बी क्वाड्रेटिकली इंटीग्रेबल. सो क्वाड्रेटिक इंटीग्रेबल मतलब होता है कि साई स्क्वायर डीवी को आप इंटीग्रेट करो तो दिस वुड बी एन. ओके, एंड जब इसको आप 1/n को नीचे घर ले आते हो, सो दिस विल इक्वल टू 1. सो ये आप पढ़ते हो साई स्क्वायर डीवी इज इक्वल टू 1, बट 1 रहने के लिए क्या होना चाहिए, साई को नॉर्मलाइज होना चाहिए. तो बेसिकली इस पोस्टुलेट से हम साई को क्या करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं. Okay. Psi square dv should be equal to n. This is called quadratically integrable property of the wave function. अगर प्रॉब्लम में कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है बाउंड्री पे, तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा साई का, मतलब साई का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो कंटिन्यूअस होगा. ओके, इसका मतलब थोड़ा क्लियर होगा जब आप कुछ प्रॉब्लम्स में इसको अप्लाई करोगे. देन यू हैव द थर्ड पोस्टुलेट. Corresponding to every observable quantity in classical mechanics, there is a corresponding linear mathematical operator in quantum mechanics. तो हर एक ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी के लिए हमारे पास एक ऑपरेटर होता है. तो जैसे देखो, ये पोजीशन का ऑपरेटर है. अगर पोजीशन का ऑपरेटर एक्स एक्स है तो हम क्या करेंगे, पोजीशन के लिए एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे. यू हैव दिस ऑपरेटर कॉल्ड मोमेंटम ऑपरेटर. देखो ये मोमेंटम ऑपरेटर है, पी एक्स इज इक्वल टू एच बाई टू पाई आई डो बाई डो एक्स. और इसको हम ऐसे भी दिखाते हैं, माइनस आई एच कट डो बाई डो एक्स और डो जेड ऐसे करके. तो दिस इज द मोमेंटम ऑपरेटर. ये कैसे आता है, इसका भी एक डेरिवेशन है, बट ऑपरेटर हर एक ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी के लिए यहाँ पे एक क्या होगा, ऑपरेटर होगा. ठीक है, और किसी भी ऑपरेटर ए कैप के लिए हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं, ए कैप साई इज इक्वल टू ए साई. एंड दिस इक्वेशन, अगर साई पे हम ये ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं तो हमें एक ही वैल्यू मिलती है, कांस्टेंट टर्म मिलता है और वो फंक्शन वापस में मिलता है. तो इस इक्वेशन को हम लोग आइगन वैल्यू इक्वेशन कहते हैं. इसके सॉल्यूशन से जो मिलता है इसको कहते हैं आइगन वैल्यूज ऑफ फंक्शन साई, एंड दिस आर द आइगन फंक्शन साई. तो आइगन वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करके क्या क्या मिलेगा आपको, आइगन वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करके आइगन फंक्शंस मिलेंगे एंड आइगन वैल्यूज मिलेगी कॉरेस्पॉन्डिंगली. तो जैसे आप ऐसे इसको कंपेयर करो, आपने ये पढ़ा ना, एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई, तो दिस वाज आइगन वैल्यू इक्वेशन. ये एनर्जी आइगन वैल्यू यहाँ से निकलेगी आपकी, और यहाँ से क्या मिलेगा, आइगन फंक्शन मिलेगा. This is the postulate. Next one is the expectation value of operator a cap is the statistical average of the observed value of quantity for which the operator a cap stands for. So this expectation value is related to the wave function system by this equation.
एक्सपेक्टेशन वैल्यू बेसिकली एवरेज वैल्यू होता है किसी भी सिस्टम का। जैसे आप एवरेज एनर्जी निकालते हो ना किसी भी सिस्टम का, तो उसको एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। और उसको कैसे निकालते हैं हम? उसको ऐसे निकालते हैं, आप पूरे सिस्टम के अगर किसी ऑपरेटर, हर एक ऑपरेटर के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू चेंज कर सकती है, ठीक है। जैसे कोई साई है और उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें निकालना है एक गिवन ऑपरेटर, मान लो ए कैप के लिए। सो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, साई स्टार और ए कैप साई, साई पे ए कैप ऑपरेट करेंगे बीटा, इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे साई स्टार साई डीटो से। तो दिस विल बी द व्हाट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर ऑपरेटर ए कैप। जैसे आपको एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है कि क्या एवरेज एनर्जी होगी सिस्टम की, सपोज करो आपको किसी सिस्टम का साई पता है, ओके। तो साई पता है तो आपको साई स्टार भी पता होगा। और अगर पूछ रहा है कि बताओ इसका एवरेज एनर्जी क्या होगा, सो व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, एनर्जी के लिए कौन सा ऑपरेटर होता है, एच कैप। तो एच कैप ऑपरेटर के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछा जा रहा है, तो यू विल यूज दिस एक्सप्रेशन। तो ये तब यूज करते हैं जब साई नॉर्मलाइज नहीं हो। अगर साई नॉर्मलाइज है तो सिर्फ ऊपर वाले एक्सप्रेशन से काम चल जाएगा, यू डोंट नीड टू डिवाइड बाय साई स्टार साई। तो दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन वैल्यू विच इज नथिंग बट एवरेज वैल्यू, ओके। और साई स्टार क्या है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है साई का। तो आई को बस माइनस आई से रिप्लेस कर दो, यू विल गेट द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ एनी नंबर। बस यही है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो। तो एनर्जी आइगन वैल्यू जो होती है किसी भी आइगन फंक्शन के लिए, सपोज करो साई जो है, जैसे कि आपके पास मान लो ऑपरेटर ए कैप है, ठीक है। और आपने इसको किसी भी साई पे अप्लाई किया, यू गेट आइगन वैल्यू स्मॉल ए एंड द आइगन फंक्शन साई। तो ये साई जो है इस ऑपरेटर ए कैप का क्या है, आइगन फंक्शन है। और ये ए क्या है, आइगन वैल्यू है। सो अगर आप ए कैप, इस एक्सप्रेशन से मैं बता रहा हूं, अगर आप ए कैप साई स्टार ए कैप साई डी टॉ निकालते हो, मतलब अगर आप इस फंक्शन साई के लिए एनर्जी ए कैप का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे हो, सो यू विल एंड अप गेटिंग ए। दिस इज व्हाट इज शोन हियर, सी। ए के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है, साई स्टार ए कैप साई डी टॉ बाई साई स्टार साई डी टॉ। एंड व्हाट इज ए कैप साई, दिस इज ए साई, स्मॉल ए साई, जो आपको पता है आइगन वैल्यू इक्वेशन से। यू पुट इट हियर एंड देन यू गेट ए आउटसाइड एंड यू गेट द सेम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर which is cancelled out and you get a. So basically for an eigen function, this line is the conclusion. For an eigen function, the expectation value of a cap is equal to the eigen value a. और एक्सपेक्टेशन वैल्यू को आप ज्यादा दिमाग में मत चढ़ाना, दिस इज जस्ट द एवरेज वैल्यू। आपको मैं दिखाऊंगा अभी आगे एक इक्वेशन में, समझ में आ जाएगा। एंड देयर इज दिस वेरिएशन थ्योरम व्हिच you don't need to study right now, but this says the expression value जो होता है वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन का, वो हमेशा ग्रेटर होता है ट्रू वैल्यू से। और इसी को हम वेरिएशन प्रिंसिपल या वेरिएशन थ्योरम कहते हैं, बट यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस थिंग, ओके। नाउ वी have seen the postulates and now we need to know कि ये postulate का मतलब क्या हुआ। सब लोग हैं ना मीटिंग में, कोई दिक्कत तो नहीं है? हेलो, हाँ भैया। हाँ, ऐसा नहीं लगे मैं खुद से खुद को पढ़ा रहा हूँ, पता चला आप लोग गए। कहीं पे भी डाउट हो तो रोक के पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है। तो नाउ हम पोस्टुलेट्स को यूज करेंगे और थोड़ा उससे मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे कि आखिर आखिर क्या ये पोस्टुलेट्स का मतलब हुआ। तो हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पहले भी डिराइव किया है, नाउ वी विल डिराइव इट यूजिंग द पोस्टुलेट्स। सो कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ऑलराइट। व्हाट डू यू नो अबाउट इलेक्ट्रॉन? इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी है और इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है। तो इन जनरल क्वांटम मैकेनिक्स में आप देखना काइनेटिक एनर्जी को टी से दिखाया जाता है,
किसी को कोई आइडिया है कि काइनेटिक एनर्जी को टी से क्यों दिखाते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में? नहीं। आइडिया? अरे इतने बड़े बड़े टीचर। क्योंकि वो टोटल एनर्जी वो होता ई है ना, होता है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, नहीं नहीं मैंने नहीं। पूछा काइनेटिक तो एनर्जी को अभी तक तो आप जो है के ई देखते हो, के लिखते हो, यहाँ पे टी क्यों लिख दिया मैंने? या फिर आप जो किसी बुक में देखना टी लिखा रहता है, वैसा क्यों होता टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है? है कौन ना, तो कह दिया ये इसलिए इक्वल शायद। होता है? टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी अगर जीरो होगा तो तो। क्या किसी इलेक्ट्रॉन के लिए पोटेंशियल एनर्जी कभी भी जीरो होगी जब वो एटम में रहेगा तो व्हाई द नहीं। सिंबल टी? ये सब लॉजिक नहीं है, मैंने बस सिंपल पूछा कि सिंबल टी का क्या यूज है यहाँ पे। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी दिमाग में आने चाहिए। इट इट गिव्स यू एन नो आइडिया आइडिया। अबाउट समथिंग डीपर। सो इतने बड़े बड़े टीचर्स पढ़ाते हैं आपको यूट्यूब पे, अकेडमी में, तो किसी ने आज तक चर्चा नहीं करी इस बात की कि टी क्यों यूज किया गया है? देखो, मैं बता नहीं रहा हूँ आंसर, एक मेरा स्पेक्युलेशन है कि वहां से ये टी आया होगा। क्वांटम मैकेनिक्स के दो अप्रोच है पढ़ने के अभी भी, ठीक है। एक अप्रोच जो हाइजेनबर्ग ने दिया था, दिस वाज गिवन इन द मैट्रिक्स फॉर्म। इन्होंने मैट्रिक्स मैथमेटिक्स यूज की थी। एंड श्रोडिंगर वाज एक्सपर्ट इन वेव इक्वेशंस। वेव्स के एक्सपर्ट थे वो, उन्होंने वेव मैकेनिक्स यूज करी थी। बट ये दोनों फॉर्म्स आपस में इक्विवेलेंट थे। श्रोडिंगर ने लेटर इसको प्रूव भी किया था। मैथमेटिकली दोनों फॉर्म आपस में इक्विवेलेंट थे। बट देयर वाज दिस ब्रिलियंट साइंटिस्ट नेम्ड रिचर्ड फेमन। किसने किसने नाम सुना है इनका? किसी ने रिचर्ड फेमन का नाम सुना है क्या? यार रिचर्ड फेमन को नहीं जानते हो तुम लोग? अरे कोई बोल। हाँ, नहीं, नहीं जानते। जानना चाहिए। इफ यू से न्यूटन आइंस्टाइन के बाद सबसे बड़ा फिजिसिस्ट कौन है, तो रिचर्ड फेमन है। ओके। और इसकी मोस्ट इसके लेक्चर्स काफी पॉपुलर हैं, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। ही रिसेंटली डाइड इन 1990 आई थिंक। एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट फिजिसिस्ट एवर वर्कड ऑन द प्लेनेट, एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट टीचर्स ऑल्सो। बहुत जबरदस्त टीचर थे फिजिक्स के। एंड इनकी बुक है, 4 वॉल्यूम इन्होंने फिजिक्स फंडामेंट फिजिक्स की बुक लिखी है, लेक्चर्स ऑन फिजिक्स बाय फेमैन। बेसिकली लेक्चर्स का कलेक्शन है। दिस इज सेड टू बी द मस्ट रीड फॉर एनी साइंस स्टूडेंट। ओके। मैंने 1-2 वॉल्यूम पढ़ा है, पूरा तो नहीं पढ़ा है, बट हाँ। So Richard Feynman gave a different approach to quantum mechanics, and he gave an approach called path integral approach. Just to make your interest little bit stronger in quantum, मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा। So here is an electron, okay? और इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे इस पोजीशन पे जाना है, ये पोजीशन ए है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन को पोजीशन बी पे जाना है, ठीक है। हाउ मेनी पाथ्स कैन इलेक्ट्रॉन टेक? देयर आर डिफरेंट पाथ्स, या इनफाइनाइट। so there are infinite paths, okay. Some paths are shorter, some paths are longer, some paths are very different. And you know the one thing in path integral approach, it is postulated that electron will take all the possible paths from A to go to B. ऐसा नहीं कि ये इस पाथ से जाएगा या इस पाथ से जाएगा या इस पाथ से जाएगा या इस पाथ से जाएगा। इट विल टेक ऑल द पॉसिबल पाथ।
कुछ पाथ्स यानी कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, कुछ की कम है, बट इट विल टेक ऑल द पॉसिबल पाथ टू गो फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी। तो यहीं से पाथ इंटीग्रल अप्रोच का ये प्रिंसिपल आया, एंड ही यूज दिस प्रिंसिपल टू डिराइव ऑल दीज पोस्टुलेट्स। अब मैंने कहा ना इन पोस्टुलेट्स पे विश्वास करो, तो रिचर्ड फेमन को विश्वास नहीं था, सो ही डिराइव्ड ऑल दीज पोस्टुलेट विथ अ डिफरेंट अप्रोच। ओके, और इसको ये आइडिया आया था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। When you do a double slit experiment with electron, then you get this type of idea. So this was Feynman. So होता क्या है ना कि जैसे आपने आप एक बॉल थ्रो कर रहे हो ए से बी पोजीशन पे, मान लो, ठीक है, या फिर मान लो कि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आप कोई पार्टिकल को फेंक रहे हो, तो विच पाथ डज पार्टिकल टेक, किस पे डिपेंड करता है? या फिर सपोज करो कि लाइट जो है एक पोजीशन दूसरे पोजीशन पे जा रही है, तो ये किस पे डिपेंड करता है? सो होता क्या है कि वहां पे हम एक वेरिएशनल प्रिंसिपल यूज करते हैं, ठीक है। तो कौन सा पाथ फॉलो होता है ये वेरिएशन प्रिंसिपल से पता चलता है। इसकी फिजिक्स बहुत सिंपल नहीं है, बट हाँ ठीक। देन वहां पे जो फंक्शन जो होता है ना, जिसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होता है, वो फंक्शन टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको कहते हैं लैग्रैंजियन। तो वहीं से ये आइडिया आया है ये काइनेटिक एनर्जी के टर्म को टी से रिप्रेजेंट करने का, मेरे अकॉर्डिंग, जितनी मेरी फिजिक्स की नॉलेज उसके अकॉर्डिंग। तो अब क्या करेंगे, हम पहले एनर्जी लिखेंगे टी प्लस वी। सो एनर्जी टी क्या हो गया, पी स्क्वायर बाई 2m, एंड वी को तो वी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज ऑपरेटर। सो व्हाट इज टी? टी इज 1/2m एंड पी स्क्वायर। सो अगर आप थ्री डायमेंशन में एक्सप्लेन करो, एक्सपेंड करो इसको, तो पी क्या हो जाएगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर, मैंने वो लिख दिया। सो नाउ यू हैव टी, यू हैव वी, देन एड इट। बट द थिंग इज दैट कि पी एक्स को क्वांटम मैकेनिक्स में एक ऑपरेटर से लिखते हैं, सो दिस इज द ऑपरेटर। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, एंड देन टी विल बिकम 1/2m h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर आई स्क्वायर, एंड देन यू डू ऑल दिस थिंग्स, यू एंड अप विथ दिस। एंड ई को क्या से, इसको ई को क्या कहते हैं, टोटल एनर्जी ऑपरेटर, एच कैप कहते हैं, एच हेड कहते हैं। सो यू एंड अप विथ एच हेड इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर डेल 2 प्लस वी, एंड विच इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। So you derive Schrodinger wave equation using the postulates approach. So अब पता चला होगा कि postulate का आखिर यूज कैसे कर सकते हैं। So you can follow this recipe to derive Schrodinger wave equation for any system: hydrogen atom, harmonic oscillator, rigid rotor, enharmonic oscillator, electron particle in a one dimensional well, three dimensional well, particle in a well भी एक है। Now you have this important topic called Born interpretation. तो साई जो है बेसिकली क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है किसी पॉइंट पे, और वाइब्रेशन किसका हो रहा है यहाँ पे, वाइब्रेशन यहाँ पे किसका हो रहा है, बताओ कोई, अभी बताया था मैंने। साई कैसा, किस टाइप का वाइब्रेशन होता है मैटर वेव्स में, कौन सी क्वांटिटी वेरी करती है, मैंने बताया था ना लास्ट की क्लास में अभी, प्रोबेबिलिटी वेरी करती है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी। सो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है साई, ठीक है। सो जैसे क्लासिकल थियोरी में एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटेंसिटी होता है, वैसे ही बॉर्न ने सजेस्ट किया कि क्वांटम मैकेनिक्स में साई का स्क्वायर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी होगा इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो अब देखो ये स्टेटमेंट सेंस बनाता है कि आखिर प्रोबेबिलिटी कैसे हो सकता है, पहले तो कुछ आइडिया था नहीं, क्योंकि आपको साई के बारे में ही पता नहीं था कि साई किस टाइप का फंक्शन है, क्या वेरी करता है वहां पे। बट नाउ यू नो दैट प्रोबेबिलिटी वेरीज, so probability of finding the system at some point is given by psi square. This was postulated by Born. So this is called Born interpretation. साई अब चूंकि रियल इमेजनरी कुछ भी हो सकता है, तो अगर इमेजनरी हुआ तो साई स्टार कैसे कैसे लिखेंगे, साई स्टार साई से लिखेंगे। So basically probability of finding electron in a particular volume, a small volume dv, which
which will be equal to psi square dv और psi square d tau, जैसे भी आप लिखो। एंड अगर साई रियल है तो साई स्क्वायर, साई कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स है तो साई स्टार साई। ओके, अब नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? अगर आप पूरे वॉल्यूम में साई को अगर आप इंटीग्रेट करो तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। सो दिस इज द एक्सप्रेशन। अगर पूरे वॉल्यूम में अगर हम साई को इंटीग्रेट करें, जिस वॉल्यूम में वो पूरा का पूरा सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, सो दिस शुड बी अ कांस्टेंट नंबर, से n। तो नाउ आप इसको इंटीग्रेट करके n को नीचे ले आओ। सो दिस 1/√n इज कॉल्ड द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। एंड हम कभी भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को किसी सिस्टम के लिए सॉल्व करेंगे तो वहां पे हमको नॉर्मलाइज करना ही पड़ेगा उसको। ठीक है, दैट इज जस्ट बिकॉज टू इंश्योर दैट दिस पोस्टुलेट इज बीइंग फॉलोड, कि जो आपका वेव फंक्शन साई है दैट शुड बी क्वाड्रेटिकली इंटीग्रेबल और नॉर्मलाइज्ड। Now, on the basis of this observation, we have some terms which is called orthogonal wave function. मान लो कि एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने लिखा किसी सिस्टम के लिए, सपोज हाइड्रोजन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखा, तो साई के तो बहुत सारे वैल्यूज वहां से निकल के आती है। देयर आर सो मेनी ऑफ सॉल्यूशंस। ऑलराइट, सपोज करो साई आई एक सॉल्यूशन है, साई जे दूसरा सॉल्यूशन, और दोनों इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं। तो अगर आप इंटीग्रल साई आई साई जे डी टॉ अगर निकालोगे तो 0 आएगा। ठीक है, अगर ऐसा अगर फॉलो हो रहा है देन वी से दैट दीज सॉल्यूशंस आर ऑर्थोगोनल। मतलब सिंपल फिर से रिट्रेट करता हूं, अगर आपके पास कोई सिस्टम है, उसके लिए आपने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखा, देन यू सॉल्व इट, यू डोंट गेट ओनली वन सॉल्यूशन, यू गेट प्लेंटी ऑफ सॉल्यूशंस, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। इनफैक्ट आपस में इंडिपेंडेंट है वो सब के सब। ऐसा नहीं है कि एक से दूसरा सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। So these solutions are independent, and if psi I psi j d tau is equal to 0, then you have psi I and psi j to be called orthogonal. तो इसको हम orthogonal wave functions कहते हैं। Then you have orthonormal set of wave functions. ऑर्थोनॉर्मल दो चीज से बना है, ऑर्थोगोनल और नॉर्मलाइज्ड। अगर वेव फंक्शंस ऑर्थोगोनल है और नॉर्मलाइज्ड है तो उसको हम ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेव फंक्शंस कहते हैं। जैसे कि मान लो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आपने सॉल्यूशन किया, ठीक है, तो अगर वो इस इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, डेल्टा साई आई साई जे डी टॉ इज इक्वल टू डेल्टा आई जे, दिस इज कॉल्ड क्रोनेगर डेल्टा। इसकी वैल्यू 1 होती है अगर आई इक्वल टू 1 और जे आई बराबर जे है, और इसकी वैल्यू 0 होती है जब आई बराबर जे नहीं है। ठीक है, सो डेल्टा 1 1 इक्वल टू जैसे 1 होगा, डेल्टा 1 2 क्या होगा? 0 होगा, बिकॉज आई नॉट इक्वल टू जे। so if you follow this delta I psi I psi j d tau is equal to delta ij, then we say that the solutions form orthonormal set of wave functions. इनका फिजिकल मीनिंग अभी समझ में उतना नहीं आएगा, बट मोर जैसे आप एडवांस कोर्सेज में जाओगे आपको चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। बट फॉर द मोमेंट यू शुड रिकॉल ऑल दिस थिंग्स। एक बार इसको पढ़ लो, फिर एग्जामिनेशन टाइम में दोबारा देख लेना। अभी तक तो मैंने क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, बट नाउ सिंस द सिलेबस इज लिटिल बिट expanded for atomic structure part, then you may expect 1 or 2 questions based on this topic also. Now third topic is operators in quantum mechanics. तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया है। क्लासिकल वेरिएबल है पोजीशन, ऑपरेटर क्या क्वांटम मैकेनिक्स में? एक्स कैप। क्या करता है ऑपरेटर? एक्स से मल्टीप्लाई करता है। क्लासिकल वेरिएबल है px यानी मोमेंटम। क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर किसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? px पे हेड। और कैसे ऑपरेट करता है ये? माइनस आई एच कट डी डो अपॉन डो एक्स और एच बाई टू पाई आई डो बाई डो एक्स, ये दोनों आपस में सेम है। एच बाई टू पाई को हम लोग एच कट लिखते हैं और 1 बाई आई को आई आई से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज माइनस है, दिस इज सेम। देन वी हैव क्लासिकल वेरिएबल एक्स स्क्वायर, पोजीशन का स्क्वायर। सो व्हाट इज द ऑपरेटर हियर इन क्वांटम? एक्स स्क्वायर हेड। एंड व्हाट इज द ऑपरेटर? व्हाट डज द ऑपरेटर डू? इट मल्टीप्लाइज द फंक्शन विद एक्स स्क्वायर। And then similarly you have px square, then you have t, then you have e. So e के लिए ध्यान रखो ऑपरेटर क्या है? I h cut dou upon dou t. So these are some operators in quantum mechanics that you frequently see. And then you have something called algebra of operators.
जस्ट बेयर विथ मी फॉर 15 और 20 मिनट्स, आई थिंक हाफ एन आवर में हम क्लोज कर लेंगे, जल्दी हो जाएगा। सो ऑपरेटर्स आपने पढ़ लिया, तो ऑपरेटर्स का कुछ अलजेब्रा होता है, जैसे कि अगर आप एक फंक्शन पे ऑपरेटर ए कैप प्लस बी कैप अप्लाई कर रहे हो, ए कैप अलग ऑपरेटर है, बी कैप अलग ऑपरेटर है, सो यू कैन अप्लाई इन दिस वे ऑल्सो, ए कैप एफ प्लस बी कैप एफ, ठीक है। सिमिलरली फॉर माइनस ऑल्सो, अगर आपको किसी फंक्शन पे कंटिन्यूअसली दो ऑपरेटर ऑपरेट करना है, बी कैप ए कैप, देन पहले बी कैप ऑपरेट करो, और जो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन आता है एफ डैश मान लो आता है, तो उस पे आप फिर ए कैप ऑपरेट कर दो, देन यू विल गेट द न्यू एक्सप्रेशन एफ डबल डैश। ये तो करना आसान है, ये तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं। देन यू हैव ए कैप एफ विच इज इक्वल टू ए कैप स्क्वायर। These are some simple operator algebra, and then you have some commutation rule, जैसे कि a cap b cap अगर f पे अप्लाई कर रहे हो, so they may not be equal to b cap a cap f, okay, and when such a thing happens, then we say that the two operators commute, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, a cap b cap is equal to a cap b cap minus b cap a cap is equal to 0। तो दो ऑपरेटर अगर कम्यूट करते हैं तो हम कहते हैं, इसको कम्यूटेशन ऑफ ऑपरेटर्स कहते हैं। एंड बेसिकली जैसे आपका पोजीशन मोमेंटम वाला जो रिलेशन है ना, हाइजेनबर्ग सेंट्रिक प्रिंसिपल, वो कम्यूट करता है, सो दैट्स व्हाई यू कैन नॉट डिटरमाइन दिस। तो इसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है कम्यूटेशन ऑफ ऑपरेटर्स का, ठीक है। इसको पूरी तरह पढ़ाने की बुक में आपको कुछ एग्जांपल्स से कर लेना। आई जस्ट हैव चूजन आई चोज वन एग्जांपल, एक्सप्रेशन फॉर डो एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो व्हाट वी डू, हमको इसके लिए निकालना है क्या एक्सप्रेशन होगा। तो इसको ऐसा नहीं कि बस स्क्वायर कर देना एक्सप्रेशन आ जाएगा, नहीं आएगा, गलती हो जाएगी, गलती हो जाएगी। सो व्हाट यू हैव टू डू, एक फंक्शन लेना है साई, इस पे पहले इसको ऑपरेट करो तो ये मिलेगा आपको, देन इस पे आप इसको ऑपरेट करो तो आपको ये मिलेगा, यू विल एंड अप विद वन एक्स्ट्रा टर्म सी प्लस वन। और अगर आप ऐसे इसको स्क्वायर करते तो प्लस वन वाला टर्म आपको नहीं दिखता। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर दिस ऑपरेटर। So you have to do this same procedure for all the expressions. Then we have something called linear and non-linear operator. जैसे कि मान लो कि d by dx है, इसको fx पे लगाते हो, और मान लो यहाँ एक कांस्टेंट टर्म है a, तो a क्या होता है, बाहर आ जाता है, और you have d upon dx fx. So this is a linear operator, differential operator. But suppose करो अंडर रूट x, अंडर रूट भी एक ऑपरेटर है। सपोज करो आप c टाइम्स 25 पे मान लो कि 2 टाइम्स 25 पे ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे हो, तो व्हाट यू गेट अंडर रूट 2 टाइम्स रूट 25, है ना। सो ये कांस्टेंट टर्म ऐसे ही बाहर नहीं आ गया, रूट के साथ बाहर आया, सो यू डोंट हैव दिस टाइप ऑफ थिंग हियर। सो दिस इज कॉल्ड नॉन लीनियर ऑपरेटर। तो नॉन लीनियर ऑपरेटर में रूट वाला क्या ऑपरेटर, अंडर रूट वाला ऑपरेटर जो है क्या है, ये नॉन लीनियर ऑपरेटर है। अनदर थिंग इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड टोटल एनर्जी ऑपरेटर, ये आपको पहले ही देख चुके हो। दिस टर्म इज काइनेटिक एनर्जी, दिस टर्म पोटेंशियल एनर्जी, एंड द सम इज टोटल एनर्जी, एंड द ऑपरेटर कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। देन वी हैव वन इंपॉर्टेंट ऑपरेटर कॉल्ड हर्मिशियन ऑपरेटर। बेसिकली क्वांटम में जो भी ऑपरेटर आप पढ़ोगे सब हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं। तो ऑपरेटर इज सेड टू बी हर्मिशियन if it satisfies the following expression: psi star n a cap psi m d tau is equal to psi m a cap star psi m star d tau। तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा होगा, बट लेट सपोज कि कोई श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व किया आपने, एंड यू गॉट टू आइगन फंक्शन psi m एंड psi n फॉर ऑपरेटर a cap, ऑल राइट। तो जब ये चीज होल्ड करेगी, ये एक्सप्रेशन होल्ड करेगा, देन यू से कि वो ऑपरेटर हर्मिशियन। तो इसका सिग्निफिकेंस आपको समझ में नहीं आएगा, बट इनको देखो, लेट अस सी दिस। आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर आर ऑल रियल। तो अभी तक आपने जो भी एनर्जी निकाली हाइड्रोजन एटम की, क्या कोई एनर्जी इमेजिनरी थी क्या, नहीं, सारी एनर्जी रियल क्वांटिटी थी। तो आइगन वैल्यू जो हर्मिशियन ऑपरेटर के होते हैं सब रियल होते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन। And then you have non-degenerate eigenfunctions of Hermitian operator are orthogonal to each other. Okay.
सो नॉट इमीडिएट अगर आइगन फंक्शंस होंगे ऑपरेटर के तो आपस में ऑर्थोगोनल होंगे। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना थोड़ा सा मुश्किल है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट आई वुड से कि आपको इसका थोड़ा सा एक्सप्रेशन ध्यान में रखना चाहिए और डेफिनेशन पता होना चाहिए। बाद में रिवाइज भी कर सकते हो इसको आप। जस्ट थोड़ा सा ध्यान रखो एंड ट्राई टू लुक फॉर द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस थिंग। ओके, any doubt, because I am moving to the last topic for the day, that is one dimensional box. Any doubt? No? नो, अभी क्वेश्चंस करने के बाद भी शायद पता चलेंगे। ये बात तो है। मैं बस आपको डिफ पढ़ेंगे उसके बाद हाँ, थोड़ा। मैं आपको बस थ्योरी का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे उसको आप पढ़ सकते हो अच्छे से। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का कोई कंपैरिजन नहीं है थ्योरी से। आपको कोई भी टीचर पढ़ा दे, रिचर्ड फेमन भी पढ़ा देंगे तो भी ऐसा नहीं होगा कि आप उसमें ब्रिलियंट हो जाओगे। यू नीड टू अप्लाई these things yourself. You need to solve problems. Okay, so let us move on to the next and last topic of our day, that is some simple systems, application of Schrodinger wave equation to some simple system. मैंने क्या बोला था, सिलेबस में दो सिस्टम है। पहला है पार्टिकल इन 1D बॉक्स एंड द अदर वन इज हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का हमने डिटेल में पहले ही देख लिया है। सो जस्ट रिमेनिंग थिंग इज पार्टिकल इन 1D बॉक्स। तो पहले तो आप प्रॉब्लम को सेटअप करो। ठीक है, कि पार्टिकल 1D बॉक्स होता क्या है, ऐसा कोई फिजिबल सिस्टम है भी कि नहीं है। 1D बॉक्स क्या होता है? कोई बॉक्स वन डायमेंशन हो सकता है क्या? यू कैन नॉट हैव अ बॉक्स विथ वन डायमेंशन। एटलीस्ट 2 डायमेंशन का बना सकते हो आप, मोस्ट प्रोबेबली वो भी 3 डायमेंशन ही होता है। बट यू विल सी कि कैसे हम इसको विजुलाइज करते हैं। यू विल सी दैट। तो द थिंग इज दैट कि ये जो प्रॉब्लम है ना पार्टिकल इन 1D बॉक्स, ये प्रॉब्लम क्वांटाइजेशन ऑफ ट्रांसलेशन एनर्जी के बारे में है। ठीक है, अभी तक आप इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के बारे में देख रहे थे, हार्मोनिक ऑसिलेटर देखोगे, रोटेशनल रोटर देखोगे। सो दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एटसेट्रा, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी एज वेल। बट दिस पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स इज अ प्रॉब्लम फॉर क्वांटाइजेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एनर्जी। मीन्स पार्टिकल ट्रांसलेट करता है ना वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी रोटेशन एंड वाइब्रेशन। सो वहां पे भी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। बट कब होती है क्वांटाइज्ड? जब आपके सिस्टम का जो लेंथ होता है बहुत छोटा होता है। ठीक है, एल क्वांटम के डायमेंशंस के होने चाहिए। सो सपोज करो एक पार्टिकल एम है जो एक 0 to L लेंथ में कॉन्फाइंड है। ठीक है, और इसमें दो पोटेंशियल लगे हुए हैं, पोटेंशियल वॉल लगे हुए हैं, और उनका पोटेंशियल काफी इनफाइनाइट है। सो पार्टिकल कैन नॉट एस्केप दिस वॉल, क्योंकि v इक्वल टू यहाँ इनफाइनाइट है, v इक्वल टू इनफाइनाइट है, तो पार्टिकल इन वॉल को एस्केप नहीं कर सकता। एंड इन बिटवीन द बॉक्स द पोटेंशियल इज 0। तो विल से कि ये क्या मजाक हुआ। लेट अस सी दिस। पॉलीलिन सिस्टम जानते हो ना, पॉलीलिन सिस्टम। चलो सिंपल वाला लेते हैं। ये क्या है? ये 1,3-ब्यूटाडाइन है ना मॉलिक्यूल। कुछ अनम्यूट करके बोल दो। हाँ है ना? 1,3 सो ब्यूटाडाइन। देखो, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है कार्बन का, यहाँ पे न्यूक्लियस है कार्बन का। ठीक है, एंड दिस इज अ डिलोकलाइज्ड बॉन्ड। सो ये बॉन्ड यहाँ मूव कर सकता है, ये यहाँ मूव कर सकता है, एंड देन अगेन ऐसे ऐसे ऐसे। सो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ पे क्या है, डिलोकलाइज्ड है ओवर द इंटायर रेजिम। रेजोनेंस और रेजोनेंस इफेक्ट।
तो बट ये इलेक्ट्रॉन क्या इस कार्बन एटम को स्केप करके इधर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, यहाँ से भी नहीं जा सकता। नहीं। So नहीं। these act as the infinite potential wall. Okay. And since electron is confined to move in one direction only, which is this direction, इस bond के along ही move कर सकता है. So this system can be modeled as a one-dimensional box, and the transition of this one electron can be treated as a particle in 1D box. इस टाइप का कुछ है. Okay. So let us come back to here. So you have the system potential here, V is equal to 0, and these two infinite walls of potential V is equal to infinite, and you have a particle of mass m confined to move along this x direction. So now अब हम इसके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखेंगे. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का वन डायमेंशनल फॉर्म क्या होता है? dou 2 psi by dou x2 plus 8 pi square m by h square e minus v is equal to psi is equal to 0. This is the one dimensional form of Schrodinger wave equation. So here, if you see beyond 0 and beyond L, beyond 0 beyond L क्या है? V इनफाइनाइट है. ओके. और बॉक्स के अंदर V क्या है? 0 है. तो V इनफाइनाइट है, तो V की जगह इनफाइनाइट पुट कर दो. तो V की जगह इनफाइनाइट पुट कर दिया, तो E तो कंपेरेबल टू इनफाइनाइट कुछ नहीं है. सो यू हैव दिस माइनस इन्फिनिटी टर्म हियर. और यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो साई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस साई इज दिस साई इज इक्वल टू 1 बाय इनफाइनाइट dou 2 psi by dou x2. इसको उधर भेज दिया, 0 के इक्वलाइज कर दिया, सब खत्म हो जाएगा. तो what does this 1 by infinite is equal to 0, so psi is equal to 0. यानी कि आउटसाइड द बॉक्स अगर आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को देखो तो psi is equal to 0 आएगा. इट मीन्स पार्टिकल कैनॉट एग्जिस्ट आउटसाइड द बॉक्स. ऑब्वियस सी बात है, पार्टिकल को आप अगर बॉक्स के अंदर रख रहे हो तो बॉक्स के बाहर कैसे जा सकते हैं? बट देयर इज अ क्वांटम फेनोमेना कॉल्ड टनलिंग इफेक्ट, और वहां पे ये चीज होता है, बट यहाँ पे नहीं हो रहा है. ठीक है, ध्यान रखो. यहाँ पे पार्टिकल बॉक्स के आउटसाइड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. तो पार्टिकल कहाँ एग्जिस्ट करेगा? 0 से लेके L के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा. नाउ you have to solve the equation for within the box, that is V is equal to 0. So write V is equal to 0 here. तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा dou 2 psi by dou x2 plus 8 pi square m by h square and e psi is equal to 0. और इसको हम क्या करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा स्क्वायर से. तो यू हैव d2 psi by dx2 plus alpha squared psi is equal to 0. And now we will solve this expression to get the solution. But solution तो करेंगे, लेकिन there are two boundary conditions. Boundary conditions क्या है? कि x equal to 0 पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा और x equal to L पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा. So at x equal to 0 psi is 0 and x equal to L psi is 0. So this is the boundary condition. ध्यान रखना है इसका. तो इस तरह के एक्सप्रेशन का जनरल सॉल्यूशन जो होता है ना, वो a sin अल्फा x प्लस b cos अल्फा x के फॉर्म का होता है. ओके. एंड व्हेन यू सॉल्व दिस, व्हेन यू पुट द बाउंड्री कंडीशंस, you get b is equal to 0 by first boundary condition, and by second boundary condition you get 0 is equal to a sin alpha L, and this is only possible when alpha is equal to n pi. ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं? 11th में सीखा था आप लोगों ने, वहां से ये चीज. where n is equal to 1 2 3 but n not equal to 0 since psi will be 0, so that doesn't mean anything. तो बॉक्स के अंदर तो psi 0 हो नहीं सकता, पार्टिकल गायब तो नहीं हो जाएगा बॉक्स के अंदर से. सो n इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, n इक्वल टू 1 2 3 लेंगे. तो सेकेंड इक्वेशन से, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन से ये चीज आती है. देन you get psi is equal to a sin alpha x, and what is alpha from here? N pi by L.
So you get psi is equal to a sin n pi by L into x. This is the required solution. अभी complete नहीं हुआ है but required solution है. And now from the expression for alpha जो आपने माना था यहाँ से आप e भी निकाल सकते हो. So e is equal to n alpha e क्या हो जाएगा यहाँ से e is equal to alpha square h square by 8 pi square m. And when you replace alpha by this expression n pi by L, you get e is equal to n pi by L 8 pi square m. So pi square to pi square cancel हो जाएगा. You get n square h square by 8 m L square. This is the expression for e. तो e भी मिल गया और psi भी मिल गया. नाउ psi को नॉर्मलाइज करेंगे. तो नॉर्मलाइज कैसे करते हैं 0 to L जिस रेंज में सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है उस रेंज में वेव फंक्शन के साई स्क्वायर dv का वैल्यू क्या होगा 1 होगा. सो dv के लिए यहाँ पे dx लेंगे हम क्योंकि वन डायमेंशनल सिस्टम है. सो यू गेट a इज इक्वल टू अंडर रूट 2 बाई एल. सो दिस साई इज इक्वल टू अंडर रूट 2 बाई एल साइन n पाई x बाई एल. जहाँ n क्या है क्वांटम नंबर है इसकी वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे पॉसिबल है. So these solutions are orthogonal. These are normalized. So we say that they form orthonormal set of wave functions. And you change n and you get different psi. Okay, psi 1 is equal to something, psi 2 is equal to something. So now what we can do is we can plot this psi for different values of n. So value of n के लिए e के वैल्यू मान लो e है, n इक्वल टू 2 के लिए वैल्यू क्या चाहिए 4e क्योंकि देखो n की e जो है n के स्क्वायर पे डिपेंड करता है ना. तो n का स्क्वायर करेंगे तो e की वैल्यू मिलेगी हमें. तो 4e 9e 16e. तो एनर्जी लेवल्स हमने प्लॉट कर दिया. देन यू कैन आल्सो प्लॉट psi 1 psi 2 psi 3 psi 4 लाइक दिस. एंड यू कैन आल्सो प्लॉट psi स्क्वायर. सो बेसिकली psi स्क्वायर से क्या मिलेगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिलेगी. दिस इज psi स्क्वायर, दिस इज psi 2 दिस इज psi स्क्वायर. सो यू सी दैट पहले फर्स्ट लेवल में मैक्सिमम चांस क्या है इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्ट करने का बॉक्स के बीच में. बट सेकेंड में ये चेंज कर जा रहा है. ये 1/4 ऑफ द लेंथ ऑफ बॉक्स पे ज्यादा पाया जाएगा. एंड देन ऑल्सो यू हैव अ नोड बिटवीन दिस. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा या पार्टिकल यहाँ पे नहीं मिलेगा. देन यू ऑल्सो हैव द पार्टिकल बीइंग present in this region most of the time, then this region and then this region, and there is a node. ठीक है. एंड व्हेन यू गेट फॉर हायर psi तो आपको देखोगे आपको पार्टिकल कुछ ऐसे टाइप के शेप में मिलेगा. बेसिकली वो कोई भी क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो नहीं कर रहा है. फॉर हायर वैल्यूज ऑफ n द जनरल बिहेवियर क्लासिकल बिहेवियर इमर्जेस. So this is the thing from plot of psi and psi square. एंड रिमेंबर कि बॉक्स एक ही है लेकिन प्लॉट्स बहुत सारे हैं बिकॉज आप एक्साइट तो कर सकते हो ना बॉक्स को. आप एनर्जी दोगे एक्साइट हो जाएगा वो. n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 जाने का मतलब क्या है ये आप एनर्जी दिए सिस्टम को एक्साइट किए. तो यू आर एक्साइटिंग द सिस्टम. तो देखो यहाँ पे भी होता है ना ये होमो से लूमो में चला जाता है एंड ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग लूमो टू होमो. ठीक है. सो ट्रांजिशंस भी यहाँ पे होते हैं. सो देयर आर डिफरेंट लेवल्स एनर्जी लेवल्स and particle can transit from first to another level. Okay, so remember यहाँ पे देखो दो तरीके के फंक्शन है. एक फंक्शन ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है जैसे कि ये वाला, और ये फंक्शन ऑरिजिन के अबाउट एंटी सिमेट्रिक है. so these are called symmetric wave functions and these are called anti symmetric wave functions. तो psi 1 psi 3 psi 5 ये सब सिमेट्रिक है और psi 2 psi 4 psi 6 ये सब क्या एंटी सिमेट्रिक है. तो बेसिकली आप जानते हो सिमेट्रिक एंटी क्या होता है कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स है तो फंक्शन क्या है एफ सिमेट्रिक है. दिस इज इवन फंक्शन और सिमेट्रिक फंक्शन. एंड इफ एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस एफ एक्स so this is called odd function or anti-symmetric function. Similar thing is observed here also. And then we have some general terms like en plus 1 minus en करेंगे तो delta e निकले के आएगा. delta e is this. And the length of the box should be the integral multiple of half wavelength. So basically ये होना चाहिए. और नंबर ऑफ नोड्स बढ़ रहा है एनर्जी लेवल बढ़ते हुए. देखो यहाँ पे एक नोड है, यहाँ 0 था, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया. नंबर of nodes is increasing as E increases. This is something also observed in the hydrogen atom.
and then at higher values of n what you see is the classical behavior. n की हायर वैल्यू पे क्या हो जाएगा, ये कोई पोजिशन इसके मार्क नहीं रहेंगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा या यहाँ मिलेगा या यहाँ मिलेगा यहाँ मिलेगा, इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल सकता है हायर वैल्यू ऑफ n पे. And the important application is the pi electron in Pauling system, which is butadiene. और हेलो, कहाँ पे हम लोग छूट गए थे बताओ, कहाँ पे मैं वापस चला गया, हेलो मतलब मीटिंग से लीव हो गया था. हाँ, ग्राफ लास्ट में ग्राफ्स थे ना जो. वो इंटरनेट खत्म हो गया था, एक सिम कार्ड स्विच करना पड़ता है. कैन यू सी माई स्क्रीन, द वन नोट. हम्म तो मैं बता रहा था ये ग्राफ है ना, हम्म तो ये बता दिया था सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शंस. हेलो हेलो, हाँ. हेलो हाँ ये मैंने बता दिया था कि सिमेट्रिक हाँ वेव हाँ फंक्शंस कौन है, एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शंस कौन है. Okay, हाँ so जस्ट अभी important कटा था application is the वो pi कंफ्यूजन हो electron in गया था. Pauling system. For example, butadiene. ठीक है. So the notes are itself now self-explainable. You can read the notes and you can get a good idea of it. And there is this particularly in three-dimensional box. So इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस इसको थ्री डायमेंशनल फॉर्म में लिखो, साई को एक्स वाई जेड का फंक्शन मान मल्टीप्लिकेशन मान लो एंड देन पुट कर दो, तो यू विल गेट दिस वैल्यू ऑफ ई एंड दिस वैल्यू ऑफ साई. और यहाँ पे क्वेश्चन कई कई बार TIFR वगैरह के एग्जाम में आता है डिजेनरेसी वगैरह पे. बट फॉर जैम पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, जस्ट लुक एट दिस सिंपल फॉर्मूलाज ओनली. बेसिकली श्रोडिंगर वेव क्वेश्चन को थ्री डायमेंशन में एक्सपेंड कर दो एंड देन साई को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट, चूंकि सॉल्यूशन इंडिपेंडेंट होते हैं डायरेक्शन में, यू कैन टेक साई एज अ मल्टीपल ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ वाई एंड फंक्शन ऑफ जेड, और इसको दोबारा यहाँ पे पुट कर देंगे एंड देन वी विल सॉल्व द इक्वेशन. मतलब तीन इक्वेशन में सेपरेट हो जाएगा और अल्फा भी सेपरेट हो जाएगा तीन एक्सप्रेशन में, एक्स वाई, अल्फा एक्स, अल्फा वाई, अल्फा जेड में. एंड ई भी सिमिलरली तीनों का सम हो जाएगा, ई एक्स, ई वाई एंड ई जेड का. एंड यू विल हैव एच स्क्वायर बाई एट एम इंटू एन एक्स स्क्वायर बाई एल एस स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर बाई एन जेड स्क्वायर एंड एन जेड बाई एल जेड स्क्वायर. सो और साई क्या हो जाएगा, सबका मल्टीप्लीकेशन, सो यू हैव अंडर रूट एट बाई एल एक्स, एल वाई, एल जेड एंड दिस साइन थ्री साइन टर्म्स. So these things are there in particularly in three dimensional box. Basically one dimension को अच्छे से पढ़ना है आपको. एंड कोई डाउट हो तो फिर पूछो. इतना ही आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर में है. द प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस शुड बी इंक्लूडिंग द बेसिक्स एज वेल एज द व्हाट डू यू से दैट, क्या कहते हैं उसको, बोर्ड थ्योरी. बोर्ड थ्योरी पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो पहले, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखो क्वांटम के कैसे क्वेश्चंस आए. अभी तक आपको क्वांटम क्वेश्चंस कम मिलेंगे एंड क्वांटम विल बी डोमिनेटेड बाय दिस पेपर आई थिंक दिस ईयर ऑनवर्ड्स. So for safe zone, for keeping yourself in safe zone, you need to at least study these four unit modules and just solve some simple problems. ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. अंडरस्टैंडिंग ही बहुत है आपके लिए.
या सो दैट इज इट। कोई डाउट है तो पूछो अभी तक में। आई विल लाइक अपलोड द वीडियो